हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का मेन सिलेबस तुम्हारा। ठीक है, और आज की क्लास में जो पहला डिस्कशन होगा, जैसा कि तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, पहला डिस्कशन जो तुम्हारा होने वाला है वो होने वाला है बेसिक्स की क्लास के ऊपर। पहले हम लोगों को वॉशिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जो तुम्हारा अगर फाउंडेशन बना भी हुआ है तो अच्छी बात है, उस फाउंडेशन को तोड़ के नई फाउंडेशन बनाएंगे। और नहीं बना हुआ है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैं बोल रहा हूँ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की बात, अगर तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता तो सही बात है भाई, तुम लोगों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। और जिन लोगों को कुछ कुछ आता भी है, ठीक है, उन लोगों को और डिटेल में बताना है सारी चीजें कि होती क्या है, कैसे वर्क करती, कैसे काम करती, सारी चीजें। ओवरऑल आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको इंस्टीट्यूट के द्वारा भी इतना प्रिविलेज दिया जाता है कि रैंक 1 में डाल दिया गया है चैप्टर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि आपने 11th 12th में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, और अगर आप दूसरे स्ट्रीम के बच्चे हो तो आपको जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग मतलब जो हम लोगों को अब हर लेवल पे पढ़ना है, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, हर लेवल पे जो हम लोगों को ये अकाउंटिंग पढ़ना है, उसकी बेसिक क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन कोर्स में डाल दिया गया। उसकी फाउंडेशन क्या है, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, तो पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, ये अकाउंटिंग के जो फादर ऑफ अकाउंटिंग जिसको बोला जाता है, उनका नाम है लुक्का पैसियोली। क्या नाम है उनका? लुक्का पैसियोली। इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यही वो पर्सन है। देखो, अकाउंटिंग बहुत पहले से चलती आ रही है, अभी से नहीं चल रही है। तुम लोग को पता है पहले कैसे काउंटिंग होती थी? तुम लोग देखे होगे स्कल्पचर्स, अगर तुम कभी देखे होगे, तुम किसी गुफा उफा में गए होगे तो वहां देखे होगे ऐसे ऐसे काउंटिंग होती थी, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे। या फिर इससे पहले और ऐसे सिर्फ डंडिया खींचते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 1 2 3 ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ आड़ी टेढ़ी कुछ हरकतें करके अकाउंटिंग बहुत पहले से हो रही है। राजा महाराजा लोग जो होते थे, उनके भी जो मैनेजर्स होते थे, मुंशी जी, मुनीम जी बोलते थे जिनको, वो लोग अकाउंटिंग करते थे, करता धरता होते थे। तो तुम लोग को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं तुम लोग बताऊंगा हुंडीज होती थी। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम हुंडी था इंडिया में। ठीक है, तो ऐसे, और हुंडी को ध्यान में रखते हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाया गया, वो भी तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब तुम लोगों को पढ़ा, जब बनाया गया तो उस टाइम पे हुंडीज को ध्यान में रख के बनाया गया था, पता है ये एक्ट। मतलब इतना ज्यादा महत्व है इन चीजों का। मतलब हमारे जो कस्टम्स है, अकाउंटिंग जो है वो कोई बुकिश लैंग्वेज से नहीं आ गई। हम लोगों ने इसको बहुत पुराने टाइम से, लाइक सेंचुरीज बीत गई, तब से हम लोग इसको प्रैक्टिस करते आए हैं। अकाउंटिंग को, जो अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और धीरे 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 कस्टम्स जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट ले लिए, एक प्रॉपर रूल ले लिया, और फिर इसको हम लोग किताब में लेके आ सके। ठीक है, तो लुका पैसियोली जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर, ठीक है, 13 एंड 14 सेंचुरी के अराउंड फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये चीज मेंशन किया था। उन्होंने पहली बार एक रिटन पब्लिकेशन डाली थी रिगार्डिंग अकाउंटिंग। ठीक है, इसलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो तुम ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ये अकाउंटिंग बहुत पहले से चलते आ रही है। हमें क्यों पढ़ना है भैया? हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग क्यों डाला गया? तुम अगर देखोगे तुम्हारे नाम में अकाउंटिंग लगा हुआ है, ठीक है, अकाउंटेंट लगा हुआ है, तो जब तुम्हारे नाम में अकाउंटेंट लगा हुआ है तो तुमको सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, पढ़ाई जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चलो लेट से तुम लोग जॉब करने वाले, लेट से यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, ठीक है, एज्यूम करते तुम कहीं जॉब करने वाले हो, या प्रैक्टिसिंग एट अ सेम टाइम, कुछ भी तुम टैक्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो या ऑडिट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह तुमको अकाउंटिंग चीजों को देखना ही पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी बोलो। तो इसीलिए तुमको अकाउंटिंग का एक डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ऊपरी ऊपरी नॉलेज भी नहीं। वी कैन नॉट, लाइक हम लोग इस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस। ऊपरी ऊपरी नॉलेज, तुम लोगों को डिटेल नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग के ऊपर, कि अकाउंटिंग होता क्या है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है अकाउंटिंग के अंदर, हर चीज। मतलब इवन एक शब्द में तुमसे पूछ दूं, मैं तुमसे पूछूं कैपिटल क्या होता है, लेट से अभी तुमको नहीं पता है कैपिटल क्या होता है, तुम्हारे पास इतने वर्ड होने चाहिए कि तुम 1 घंटे मेरे को कैपिटल का डिस्क्रिप्शन ही देते रह जाओ। मतलब यू आर बीइंग अकाउंट, ये डिफरेंस है कि अगर मैं एक अकाउंटेंट नहीं हूं तो मैं उस कैपिटल की 2 लाइन की डेफिनेशन बोल दूंगा गूगल से देख के, और तुम अकाउंटेंट हो, तुम 1 घंटे उसको डिस्क्राइब कर पाओगे भाई कैपिटल होता क्या है, क्या बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं, क्यों इन्वेस्ट होता है, क्या क्या सोर्सेस ऑफ कैपिटल हो सकते हैं, इट मे बी ओनर्स फंड, इट मे बी बोरोड फंड। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो वो हर चीज तुमको डिटेल में, तुम्हारे खून में दौड़ना चाहिए अकाउंटिंग, तुम्हारे खून में, सिंपल शब्दों में। तो ये बहुत पहले टाइम से चलते आ रहा है, अकाउंटिंग उसी की प्रैक्टिस हो रही है आज के टाइम में।
हम लोगों को एक लीगल स्टेटस मिला हुआ है, जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं उसको एक लीगल स्टेटस मिला हुआ है यहाँ पर, और वो लीगल स्टेटस जो है वो पूरा पूरा कोर्स अकाउंटेंट पे बेस्ड है, तभी हमारे नाम में लगा हुआ है वो चीज। तो इसीलिए हम लोगों को इस सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों को इस सब्जेक्ट को डेडिकेटेड टाइम देना है। जैसे तुम लोगों को मैथ्स भी पढ़ने को मिलता है, मैथ्स में तुम लोग डर जाते हो, अरे भाई मैथ्स टफ है, और तुम लोग खुश हो जाते हो ये सुन के, अरे फाउंडेशन के बाद तो पढ़ना ही नहीं है मैथ्स। ठीक है, पर अकाउंटिंग एक ऐसा चीज है, फाउंडेशन में भी पढ़ना है, इंटर में भी पढ़ना है, फाइनल में भी पढ़ना है, हर लेवल पे पढ़ना है। इंस्टीट्यूट कितना भी लेवल्स का नाम चेंज करे, पढ़ना तो अकाउंटिंग है। और इवन अलग अलग सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, ग्रुप 1 में अकाउंटिंग पढ़ना है, ग्रुप 2 में अकाउंटिंग पढ़ना है, कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ना है। तो मतलब हर तरफ से हम लोग तो भाई अकाउंटिंग ही कर रहे हैं। कोई मतलब दूसरा सब्जेक्ट भी, अकाउंट्स एक मेन सब्जेक्ट तो है ही है, उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट में भी अकाउंटिंग लगा हुआ है हर जगह। तो मुद्दा यही है, सिंपल सिंपल बता दूं कि इस सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो तुम लोगों को यहीं से समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट कहीं से भी हाथ नहीं छोड़ रहा है। 8 में से 3-4 सब्जेक्ट तो यही हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग लगे हुए होते हैं और जिसमें हम लोग को अकाउंटिंग का ज्ञान अप्लाई करना होता है। तो ओवरऑल बात यही है कि इसलिए हम लोग को अकाउंटिंग डिटेल में सीखना, और इसलिए शायद आप इस क्लास में ज्वाइन हुए हो, क्योंकि आपको ये चीज जानने में इंटरेस्ट है कि अकाउंटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, क्यों इतना डिटेल में पढ़ना है, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। लाइक तुम लोग लिटरली यू आर गोना थिंक गाइस कि इतना क्यों, इतना करने की जरूरत क्यों है। पर इतना करने की जरूरत क्यों है, आई थिंक मैंने शुरू के जो तुमको 5 मिनट एक्सप्लेनेशन दिया उससे तुम समझ गए होगे कि आगे जो मैं इतने डिटेल में चीजों को लेके जाने वाला हूँ इतना क्यों। ठीक है, so let's start with this. First of all we gonna discuss about what is the meaning ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स राइट विथ मी, मेरे साथ लिखते जाना, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। ओके बच्चा पार्टी, राइट दिस डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, ये तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन हो गया भैया, ये तो भैया बचपने में भी पढ़े हम लोग। ठीक है, बचपने में जो नहीं भी पढ़े देख लो इसको, बाकी इसके ऊपर अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी तुमको 500 रुपए का नोट दे के घर के बाहर भेज दी। हाँ भैया बहुत बार हुआ है। वही तो हमारा भैया लॉटरी का टिकट है, क्योंकि जब 500 रुपए का नोट लेके निकले तो डेफिनेटली चांसेस है कि कुछ ना कुछ चिल्लर बच जाएगा, और वो चिल्लर हमारे होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। इसलिए बहुत खुशी मिलती है जब 500 का नोट लेके मम्मी बाहर भेजती है कुछ सामान लेने। तो जब 500 रुपए का नोट लेके मम्मी तुमको बाहर भेजी सामान लेने, तो मम्मी तुमको एक लिस्ट बना के भेजी, ठीक है, और बोली कि ये सामान यहाँ यहाँ से ऐसे। मम्मी इवन ये भी बता के भेजती है टमाटर लेके आना 20 रुपए किलो होगा तभी लाना, और अगर 25 बोलेगी तो बोलना 2 किलो लूंगा 20 लगाओगे। इतना मम्मी को ये भी आइडिया होता है, घर से बैठ के मम्मी पूरा मार्केट एनालाइज कर लेती है विजुअली। ठीक है, तो हम लोगों को ये सब डेटा लेके मम्मी भेजती है मार्केट। ठीक है, मैं गया, लेट से मैंने 2 किलो टमाटर भी ले लिया, एक पैकेट आटा भी ले लिया, ठीक है, XYZ कंपनी आटा, ठीक है, इसमें गेहूं ही मिलता है तुमको और कोई मिलावटी सामान नहीं है। और जो भी चीजें थी वो मैं, मम्मी ने करीब करीब 5-6 सामानों की लिस्ट भेजी थी, ठीक है, उसको मैं लेके आ गया यहाँ पर। अब 500 में लेके गया था, ठीक है, तो मम्मी पूछना चालू की एक एक करके, बता भाई क्या सामान कितने का आया, कौन सा कहाँ कैसे गया। तो आप बोलना चालू किए, लेट से मम्मी 40 रुपीज का आ गया टोमेटो, मम्मी टमाटर आ गया 40 रुपए का। फिर मम्मी मान लो 100 रुपए का आटा आ गया,
ठीक है, 100 रुपए का आटा आ गया। फिर लेट से कर्ड भी मंगाया था मम्मी ने, तो लेट से 50 रुपीज का कर्ड आ गया। ठीक है, फिर धनिया 10 रुपए का, भाई धनिया के बिना कहाँ, मम्मी और धनिया दोनों का रिश्ता ही निराला है। तो 10 रुपए का धनिया आ गया लेट से मान लो। ठीक है, और एक आध चीज ले लो मान लो, और कुछ स्पाइसेस ले लो, लेट से 40 रुपीज का आ गया। और कुछ मिसलिनियस सामान भी ले लेते हैं 50 रुपीज का। ओके, तो ये तुमने हिसाब किताब मम्मी को दिया, वर्बली ओरली दिया तुमने मम्मी को कि मम्मी 500 रुपए कहाँ कहाँ चले गया। मम्मी 40 रुपीज का टमाटो आ गया, 100 रुपीज का आटा आ गया तो 140 हो गया, फिर 50 रुपीज का कर्ड 190, फिर 10 ले लिए तो 200 धनिया। ठीक है, फिर 240 स्पाइसेस को मिला के और 290 मिसलिनियस को मिला के, तो ओवरऑल कितना बच गया, 290 खर्चा हो गया। ठीक है, तो तुमने बोला मम्मी को मम्मी 210 रुपए बचा था, पर मम्मी को तुम वापस कर रहे हो 190 रुपीज, 190 रुपीज तुम हैंड ओवर कर रहे हो फिर से मम्मी को। ठीक है, तो मम्मी बोली और 20 रुपए कहाँ है, कहाँ है कहाँ है बता 20 रुपए। बोला मम्मी 20 रुपए मेरा, मम्मी कमीशन, कमीशन मम्मी, इतना दूर में गया था, मार्केट गया था, मार्केट प्लेस से मैंने सब सामान परचेस करके लाया, 20 रुपए का कमीशन तो बनता है ना, एक वड़ा पाव ही खा लूं 20 रुपए का, है ना। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर अकाउंटिंग चली पूरी, क्या चली, ये तो पूरी पूरी चल रही थी ना, अकाउंटिंग चल रही थी। तो अकाउंटिंग का क्या हम सिंपल शब्दों में, हिंदी भाषा, हम लोग इंग्लिश में बात ही नहीं करते हैं, मुद्दा ये है मेरी क्लास में इंग्लिश पर डिस्कशन ही नहीं होगी, पूरा हिंदी भाषा में बात करेंगे। क्या अकाउंटिंग को मैं बोल सकता हूँ हिसाब किताब रखना, फटाफट से बताओ, हिसाब किताब क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज अकाउंटिंग। ये मैंने क्या किया, 500 रुपए का हिसाब किताब तो बताया मम्मी को कि भाई यहाँ 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 इतना इतना खर्चा हो गया, इतना बच गया, इसमें से कमीशन कट गई मेरी, ठीक है, और बाकी वापस आपको, हिसाब किताब। तो व्हाट वी कैन से अकाउंटिंग इज अ हिसाब किताब। तो जब हिसाब की बारी आई तो मैंने अकाउंटिंग समझा, पर ये किताब कहाँ गई, वेयर इज दिस किताब। अब ये तो वर्बली काम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में वर्बली थोड़ी होगा। हाँ, वो 2 लाख की चाय पानी हो गई अंबानी के यहाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 लाख रुपए का चाय पानी तो ऐसे ही चलता होगा एक दिन में। ठीक है, हाँ वो 10 करोड़ रुपए लग गया एडवर्टीजमेंट, ऐसे ओरली थोड़ी चलेगा भाई। कैश कैश कैशियर बैठा है वहां पर, कैशियर जो गल्ला संभालता है बैठा हुआ, वर्बली थोड़ी बात करेगा, उसको तो किताब में, हिसाब को किताब में लिख के दिखाना पड़ेगा। तो जो हिसाब किताब है इसी को मिला के बोलते हैं अकाउंटिंग। अब एक तो हिसाब वाला टर्म आ गया, तो हिसाब तो अपन करेंगे अभी बैठ के, पर किताब वाली बात आई, तो जब किताब की बारी आई ना तो मेरे को समझ में एक और टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, किताब। और किताब को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, ठीक है, तो लेट्स नॉट डोंट मेक इट वेरी टेक्निकल। बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक मेंटेन करना, कीपिंग मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बुक मेंटेन करना। और व्हाट इज दिस बुक रिलेटेड टू, ये बुक रिलेटेड है अकाउंटिंग से। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मतलब लाइक जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे मान लो बुक कीपिंग, मैं तुमको बोला लिखो, तुम एक बुक में लिखो ये जो ट्रांजेक्शन हुए 500 रुपए के, तुमने पहला लिखा कि टोमेटो परचेस्ड, और फिर तुम लिख दिए 40 रुपीज, ये तुम्हारा अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, और यहाँ ये पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स में तुम लिखोगे ट्रांजेक्शन का नाम, और अमाउंट में लिखोगे कितना रुपए खर्चा हुआ। फिर तुम सेकंड में लिखिए आटा, ठीक है, तो तुम इसको लिख दिए कितना, कितने का था भाई आटा, 100 रुपए का था ना, ओके यस। फिर थर्ड में तुम लिख दिए कर्ड, फिर ये 50 रुपीज का, फिर ऐसे सो ऑन तुम करते जाओगे। ठीक है, फिर तुम लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचोगे कि मेरा टोटल खर्चा हुआ 290 रुपीज का। फिर प्लस लिखो यहाँ 20 रुपीज कमीशन, तो ये कितना हो गया, 310 रुपीज का खर्चा हो गया। तो 190 क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस। तो ये तुमने क्या किया, ये तुमने उसको सेम रिकॉर्ड को जो तुमने वर्बली, जो तुमने हिसाब किया था, उसको तुमने किताब में लिख दिया। तो दिस इज बुक कीपिंग। तो क्या होता है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम लोग चीजों में भैया। रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग का मतलब हमको पता है, ऑफ का मतलब हमको पता है, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है। ओ बच्चे होशियार हैं, शब्दों को पकड़ रहे, इतने होशियार बच्चे शब्दों को पकड़ रहे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, भैया ट्रांजेक्शन का मीनिंग बताओ ना। मैं बोला ठीक है ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपको बताते हैं, पर आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा कि अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब, और हिसाब किताब मतलब मेरे को एक बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी एंट्रीज को लिखना है। ओके, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एक बार पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब बुक कीपिंग रखना,
क्लासीफाइंग, तो पहले आप क्या करोगे, चीजों को रिकॉर्ड करोगे, है ना। यहां पर देखो पहला काम आपका क्या है, चीजों को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, फिर आप उसको क्या करोगे, क्लासीफाइंग, फिर आप उसको करोगे समराइजिंग, समराइजिंग। तो ये तीन चीज आप यहां पर कर रहे हो, पहले आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आप क्लासीफाई कर रहे हो, फिर समराइज कर रहे हो। तो इसका मतलब हम लोग पहले समझते हैं कि रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको आप बुक में रिकॉर्ड करो। हाँ भैया ये बात समझ में आ गई, भैया ट्रांजेक्शन का मतलब नहीं समझ में आया अभी तक। मैं बोला चलो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग से एक नया शब्द निकल गया और वो है ट्रांजेक्शन। मैं बोला ना बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, खून में दौड़ाना है तो इतना डिटेल में बात करना पड़ेगा। तो चलो लेट्स राइट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रांजेक्शन। अब एक चीज समझ के चलना, जब ट्रांजेक्शन आएगा तब इवेंट भी आएगा, जब ट्रांजेक्शन की बात करूंगा तब इवेंट की भी बात करूंगा, क्योंकि दो ही तरीके की घटना घटित हो सकती है। एक घटना को या तो आप ट्रांजेक्शन बोल सकते हो या तो आप इवेंट बोल सकते हो। एक घटना को बच्चों या तो आप ट्रांजेक्शन बोल सकते हो या तो आप इवेंट बोल सकते हो, दो ही चीज में एक घटना को आप क्लासिफाई कर सकते हो। सो लेट्स राइट डाउन विथ मी, परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी which involves efforts by the business are called transactions. Results of business activity are called events. So this is the most simple definition जो मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ ट्रांजेक्शन और इवेंट की। परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एफर्ट्स बाय द बिजनेस आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन एंड रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर कॉल्ड इवेंट। तो काइंडली नोट दिस डाउन, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस टू पॉइंट्स विद अ सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो आप इसको लिख लो पहले। चलो बच्चों हो गया, यस भैया। तो लेट्स अंडरस्टूड विद एन एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल, जिससे तुम लोग को सारी बातें क्लियर हो जाए। तो वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई दिस ट्रांजेक्शन, दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एज अ ट्रांजेक्शन और इवेंट। मतलब तुम लोग को एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा स्टेटमेंट को बताओ ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है। तो हम एकदम सिंपली आइडेंटिफाई कर देंगे, बस एक चीज हम लोगों को समझनी है, ये आने वाला एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ बुक्स, आई एम अ स्टेशनरी बिजनेसमैन, मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, मैं स्टेशनरी काम करता हूँ, मैंने बुक्स परचेज की है। तो तुमको क्या लगता है, मैं बुक को परचेज करके लाया तो क्या ये बिजनेस की कोई एक्टिविटी हुई क्या? क्या मेरे को एफर्ट्स डालने पड़े? क्या मेरे को बुक परचेज करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़े? क्या मुझे मार्केट जाना पड़ा? क्या वहां से मेरे को बुक को उठाना पड़ा सिलेक्ट करके? क्या उसको मेरे को अपनी गाड़ी में रखना पड़ा? क्या मेरे को उसको कैश पेमेंट करनी पड़ी या क्रेडिट एज द केस में भी? क्या मैं गाड़ी से वापस दुकान आया? क्या मैं दुकान में अपनी बुक को जमाया शेल्फ में? फटाफट से बताओ। तो क्या मेरे को परचेस करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़े? बोलो। परचेस ऑफ बुक्स। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट। So this is simply a transaction. What is this? This is the transaction. ठीक है, एफर्ट्स इन्वॉल्व हुए, ट्रांजेक्शन, रिजल्ट नहीं है ये रिजल्ट थोड़ी है, ये तो ट्रांजेक्शन है। क्यों? एफर्ट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहां लिखता हूं मैं सेल ऑफ बुक्स, मैंने इनमें से कुछ बुक्स को सेल कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, सेल करने के लिए कस्टमर आया, मेरे को उसको बुक्स को दिखाना पड़ा, उसने बुक देखा, उसने एक बुक को सिलेक्ट किया, बुक लेके गया, उसने मेरे को पेमेंट किया। क्या यहां पर भी मेरे कुछ एफर्ट्स लगे बुक को सेल करने के लिए? फटाफट से बताओ, क्या बुक को सेल करने में भी एफर्ट्स लगे? यस भैया, बुक को सेल करने में भी एफर्ट्स लगे। तो कैन बी से दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन बच्चों, एफर्ट्स तो लगे ना, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन।
अब मेरे को जैसे एग्जांपल मेरा इसी पे कंटिन्यू रखते हैं, मैं 100 बुक्स परचेस करके लाया था, 100 बुक्स मैं परचेस करके लाया था और इसमें से मैंने 80 बुक्स सेल कर दिए हैं। तो आफ्टर 100 बुक्स आई परचेस एंड 80 बुक आई सिंपली सोल्ड, 20 बुक्स लेफ्ट विथ मी, 20 बुक्स लेफ्ट विथ मी, व्हाट वी कैन से दिस इज माय स्टॉक, स्टॉक ऑफ बुक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 बुक परचेस करके लाया, मस्त एफर्ट्स लगे, परचेस करके लाया, 80 बुक सेल कर दी, उसके लिए भी एफर्ट्स लगे, पर 20 बुक्स मेरे शेल्फ में ऐसी पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं 20 बुक्स। तो 20 बुक्स मेरे शेल्फ में पड़े हुए हैं, उसमें मेरा कोई एफर्ट लग रहा है? तो पड़े हुए हैं ना, उसमें एफर्ट क्या, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, वो तो पड़े हुए हैं ऐसे ही, बस मेरे को पता है हाँ भाई 20 बुक्स पड़े हुए हैं, हाँ भाई 20 बुक्स पड़े हुए, इसमें एफर्ट क्या है? एफर्ट तो कुछ भी नहीं, जीरो, पड़े हुए हैं, बस इतना मेरे को पता है हाँ भाई मेरे स्टॉक में 20 बुक अभी भी पड़ी है, जैसी 10 बुक और खत्म होगी फिर जाके मार्केट से ले आऊंगा, जो भी बात है। पर मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर स्टॉक ऑफ बुक जो मेरा बैलेंस शीट डेट में पड़ा हुआ है, क्या ये मेरा कोई एफर्ट्स इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट बट इज दिस अ रिजल्ट ऑफ दिस टू ट्रांजेक्शंस? is this a result of these two transactions? And here no efforts actually involve, यहां पर कोई एफर्ट्स इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो एक तो एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, दूसरी बात ये रिजल्ट है इस दो ट्रांजेक्शन के, परचेज सेल रिजल्ट, दैट आई हैव 20 बुक्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये होता है मेरा इवेंट। क्या होता है बच्चों? ये होता है इवेंट। परचेज कर रहा हूं, एफर्ट्स इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन, सेल कर रहा हूं, एफर्ट्स इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन, पर परचेज सेल के बाद मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी स्टिल मेरे पास, वो क्या है? मेरा इवेंट, इवेंट है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज अ ट्रांजेक्शन एज एंड गिवन स्टेटमेंट एज अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट। यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसको तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ, इसको लिखो फटाक से। ठीक है, अब मेरे को और एक एग्जांपल बताओ, लेट्स से रेंट पेड, इज दिस अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट? रेंट पेड, रेंट पे कर दिया आपने, ट्रांजेक्शन है और इवेंट है। Is this a result of something or it is actually involving my some efforts so that I can classify this as a transaction? Definitely बच्चों, very very good, this is a transaction because भाई how can this be a result? रिजल्ट तो ये है नहीं किसी चीज का। ठीक है, हाँ भाई एफर्ट्स इन्वॉल्व है, रेंट पे कर रहा हूं, एफर्ट्स इन्वॉल्व है, मेरा कैश जा रहा है, मेरे को रेंट देना पड़ा सामने वाली पार्टी को, यस दिस इज एक्चुअली अ बिजनेस एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एफर्ट्स ऑफ बिजनेस। यस, तो रेंट पे कर रहा हूं, एफर्ट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर एफर्ट्स इन्वॉल्व है। वन मोर थिंग, कैन यू प्लीज टेल मी परचेज ऑफ मशीनरी ऑन बैलेंस शीट डेट? परचेज ऑफ मशीनरी ऑन बैलेंस शीट डेट, मैंने मशीन परचेज किया बैलेंस शीट डेट में, ये बताओ, मशीनरी परचेज ऑन बैलेंस शीट डेट, इज दिस अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट? परचेज ऑफ मशीनरी ऑन अ बैलेंस शीट डेट, okay, some students are saying this is transaction and one or two students may be both भी बोल रहे हैं, तो मैं इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूं ये गिवन स्टेटमेंट का। परचेज ऑफ मशीनरी, ओके, मशीन परचेज किया हूं, एफर्ट्स तो पक्का लगा है, पक्का एफर्ट्स लगा है, यस दिस इज द ट्रांजेक्शन, ओके, ट्रांजेक्शन इज एक्सेप्टेड। बट ऑन बैलेंस शीट डेट, क्या इस लाइन का कोई रेलेवेंस है इसका आंसर देने में? बिल्कुल है। क्यों? मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक एसेट परचेस करके लाया, तो क्या मेरे बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू बढ़ी हुई दिखेगी? अब एक मशीन दिखेगी? नहीं, एक नई नवेली साफ सुंदर मशीन दिखेगी मेरे बैलेंस शीट में अच्छे खासे अमाउंट की। तो मेरे को एक बात बताओ, मशीन परचेस करके लाया, उसके वजह से मेरे बैलेंस शीट में मशीन दिख रही है, और जो मशीन दिख रही है, तो जैसे स्टॉक दिखता है, स्टॉक ऑफ बुक्स दिखता है, वैसी स्टॉक ऑफ मशीनरी यहां पर दिख रहा है। तो क्या एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बाद एक रिजल्ट भी जनरेट करके दे रहा है, और वो रिजल्ट है मेरा फिक्स्ड एसेट? फटाफट से बताओ, क्या एक रिजल्ट भी ये जनरेट करके दे रहा है एट द सेम टाइम?
यस, और व्हाट इज दैट रिजल्ट, मेरे बैलेंस शीट में मशीन दिख रही है। तो दिस इज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एट अ सेम टाइम। अब बच्चे यहाँ पर बहुत डिबेट करते हैं, भैया भैया भैया, मैं बोला यस भैया, रेंट पेड भी तो फिर इवेंट बना सकता है। मैं बोला कैसे बनाएगा भैया, रेंट पे किया हूं तो पीएनएल अकाउंट में रेंट दिखेगा ना। वो मैं बोला वाह बेटे वाह, रेंट तेरा एक्सपेंस है, इससे तेरा क्या ही, तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं, सेम ईयर में राइट ऑफ हो जा रहा है। सेम ईयर में रेंट इज गोइंग टू बी राइट ऑफ, रेंट इसी साल का खर्चा था, राइट ऑफ हो गया। तो जो रेंट पेड है तेरा वो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें एफर्ट्स है, पर ये रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई रिजल्ट ये है ही नहीं। दिस इज नॉट द नेचर ऑफ रिजल्ट, बट दिस इज इन द नेचर ऑफ रिजल्ट कि परचेज ऑफ मशीन ऑन बैलेंस शीट डेट। तो परचेज ऑफ मशीन ट्रांजेक्शन हो गया, बैलेंस शीट डेट इवेंट हो गया। बैलेंस शीट डेट क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो यू कैन राइट इट डाउन सिंपली, let's say transaction events both, transaction we can say purchase expenses sales etc. On events we can say closing stocks or profit and loss are the result, closing stock are the result of purchase sale and profit and loss are the result of all the financial transaction। जो भी पूरे भाई पूरे साल के दौरान जो भी ट्रांजेक्शंस हुए, जो भी ऑपरेशंस हुआ बिजनेस का, उसका रिजल्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड बोथ के केस में ये वाला एग्जांपल लिख लो, बोथ के केस में ये वाला। तो यू कैन राइट इट डाउन। और आई थिंक इतने के बाद तुम लोग को ये क्लियर होगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ सिंपल स्टेटमेंट वेदर इट इज अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट और इट मे बी बोथ। अगर वो सिर्फ एफर्ट्स इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रांजेक्शन है। अगर वो सिर्फ रिजल्ट्स दिखा रहा है, इवेंट है। अगर वो ट्रांजेक्शन, अगर वो एक एफर्ट्स भी इन्वॉल्व कर रहा है और एट द सेम टाइम रिजल्ट भी दिखा रहा है, वो बोथ है। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया, चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ओके बच्चों, चलो ये बात हो गई। यस भैया, तो ट्रांजेक्शन और इवेंट का मतलब भैया हम लोग को क्लियर हो गया है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्लियर है भैया, रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग करना। अब बुक कीपिंग की डेफिनेशन में तो लोग अभी नहीं बता रहा हूं। बुक कीपिंग का मतलब होता है सिंपल रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इज बुक कीपिंग विच इज बेस्ड ऑन मॉनेटरी टर्म्स। मेरे को एक बात बताओ, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। क्या है? मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। वो तो भैया है, हम लोग को पता है ये बात नहीं ऐसा नहीं है, सुनो। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखूं? ये देखो मेरे पास मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो कि मेरी जो नोटपैड है ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेरे पास ये है, मैं इसमें कैसे लिखूं? मेरे पास टैलेंट है और मैं इसके बेसिस पे। अब एक बात बताओ, तुम लोग इन्वेस्टर हो, एग्जांपल ले लो, तुम लोग इन्वेस्टर हो, मैं तुम्हारे पास आया, मैं बोला सर, बोला ये मेरे पास टैलेंट है। लोग बोले ठीक है, अच्छा बढ़िया, ओके गुड है। सर मेरे को फाइनेंस करो, आप मेरी कंपनी पे पैसा लगाओ, मेरे कंपनी के शेयर परचेस करो आप। वो बोलेगा अच्छा, टैलेंट, टैलेंट के बेसिस पे कैसे पैसा लगाते हैं? मैं बोला सर आप भरोसा करो ना, टैलेंट है मेरे पास, मेरे पास है टैलेंट, आप भरोसा करो मेरे ऊपर, करो इन्वेस्ट। क्या वो करेगा? क्या मेरे वर्बली बोलने से कि मेरे पास टैलेंट है वो करेगा? नहीं करेगा वो। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कैसे लिख के दिखाऊं उसको? मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास फंडिंग ही नहीं है। अभी फंडिंग चाहिए, उसलिए तो गया हूं उसके पास। तो पॉइंट मेरा सिंपल सा है कि वो ट्रांजेक्शंस तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो कि मॉनेटरी नेचर के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टैलेंट, स्किल्स, ठीक है, ये सब चीजें यू कैन नॉट, कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम वैल्यू कैसे करोगे इन चीजों को? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से कोई पूछेगा तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा 10 लाख करोड़ रुपए है ना। और कोई तुमसे पूछेगा इनके टैलेंट की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे यार 20 रुपए, 50 ले लो, चलो मैक्स टू मैक्स हो गया, 20 से 50 के रेंज में कुछ भी ले लो। वही बात है ना, सब्जेक्टिव डिसीजन। हाउ कैन आई वैल्यू माई टैलेंट? ठीक है, कैसे वैल्यू कर नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का टॉपिक हो गया ये वैसे। बट पॉइंट ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? अभी ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे इसका कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, बिजनेस की पोजीशन और बिजनेस का ओवरऑल जो ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो जानने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, पर पॉइंट ये है, रिकॉर्डिंग के टाइम में ये चीज ध्यान रखना, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शंस आर ऑफ मॉनेटरी नेचर। ठीक है, मॉनेटरी नेचर का होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग की बात क्लियर हो गई भैया। सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग करना। तो क्लासिफाइंग करना कैसे? सोचो,
सोचो यहाँ पर ये तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजेक्शन हुए यहाँ पर। बिजनेस में 7 ट्रांजेक्शन होते हैं? तुम लोग बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। क्या तुमको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक दिन में 7 ट्रांजेक्शन होते होंगे, 5 होते होंगे, 10 होते होंगे, 20, या इट मे बी इन लैक्स, या इट मे बी इन लैक्स। लैक्स में भी हो सकते हैं ट्रांजेक्शन। लैक्स लैक्स भी कम ही बोल रहा हूँ भाई। ये जितने दिन में मैं लाख बोला ना, उतने दिन में लाख ट्रांजेक्शन हो गए होंगे, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सब कुछ मिला के उनका। ठीक है, तो पॉइंट इतना है कि एक बड़े बिजनेस में, या एक बिजनेस जो तुम कर रहे हो, या तुम्हारे घर के किराने वाले भैया का एग्जांपल ले लो, है ना, उनके एक दिन में कितने ज्यादा सेल परचेज होते होंगे। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब तुम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो तुम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हो कि भाई 1 तारीख को सुबह से लेकर रात तक इस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हुए हैं। सुबह 10 बजे ये ट्रांजेक्शन हुआ, 10:30, 11, 12, 13, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग पूरा लाइन से एक बार में तुमने रिकॉर्डिंग कर दी। अब पॉइंट ये है कि जैसे मान लो 3 महीने बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर छोड़ो, क्रेडिटर क्यों बोला मैं, उधार, तुम सामान उधार में लेके जाते हो अपने किराने वाले भैया से। 3 महीने बाद तुम गए किराने वाले भैया को, तुम बोले भैया वो कितना देना था, आपसे लेके गया था जनवरी के महीने में। जैसे मान लो अभी मार्च में तुम गए उनके पास, तुम बोले भैया जनवरी के महीने में लेके गया था सामान, कितना देना था। अब वो सोचो, अब अगर उनके पास तुम्हारा तुम्हारा सेपरेट अकाउंट नहीं है, सेपरेट तुम्हारे लिए एक पेज नहीं है, तो सोचो वो जनवरी में जाएंगे, जनवरी में भी फिर वो ढूंढेंगे कौन सी डेट में ट्रांजेक्शन हुआ था, और फिर वहां से ढूंढ के निकाल के तुमको देंगे। उतने देर में पीछे कस्टमर की लाइन, उतने देर में पीछे कस्टमर की लाइन। सोचो, क्या ये एफिशिएंट काम है ये? बिल्कुल नहीं। एफिशिएंसी के साथ ये काम नहीं हुआ। मतलब तुम समझ रहे हो प्रॉब्लम। देखो, मुद्दा ये है कि हर चीज तभी आती है, तभी इवॉल्व होकर आती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो गई मस्त, रिकॉर्डिंग बढ़िया हो गई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दिक्कत ये हो रही थी कि जब 2 3 5 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई ट्रांजेक्शन को मुझे चेक करना है, तो मुझे कहां पीछे जाऊं और कहां ढूंढ के लाऊं? कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। तब फिर आया क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब तुम ना डब्बे बनाने चालू कर दिए। क्या बनाने चालू कर दिए? डिब्बे बनाने चालू कर दिए। डिब्बा डिब्बा डिब्बा, बॉक्स बॉक्स ही। अभी तो मैं सारी बातें देसी भाषा में ही कर रहा हूं, अभी तो मैं उतरा ही नहीं हूं अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, अभी तो सारी बातें देशी में हो रही है। अभी एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो एक शॉपकीपर या कोई बिजनेसमैन फेस कर सकता है, हम लोग उसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो डिब्बे बनाने चालू कर दिए। एक हुआ सेल्स का डिब्बा, सारे सेल के ट्रांजेक्शन यहां आएंगे। एक हुआ परचेज का डिब्बा, सारे परचेज के ट्रांजेक्शन यहां लिखूंगा। ठीक है। फिर हो गया मान लो एक सैलरी का डिब्बा, सारे जो सैलरी में देता हूं अपने किराने वाले भैया जिनके 4 5 एम्प्लॉय को रखे हैं, उन सब एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं वो यहां। वैसी मैं एक मेरा डब्बा, हार्दिक H&M का डब्बा, H&M जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसका डब्बा, जो भी सेल परचेज, कुरकुरे, लेस, मैगी वैगी जो भी लेके गया है, H&M का डब्बा। ठीक है। तो मुद्दा ये है कि जब तुम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले रहे हो, उसके बाद तुम उसको अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई कर दोगे। मतलब सेल का एक डब्बा बनाओगे, सारे सेल के ट्रांजेक्शन उस डब्बे में। परचेज का एक डब्बा बनाओगे, सारे परचेज के ट्रांजेक्शन उस डब्बे में। अब सैलरी का एक डब्बा बनाओगे, सारे सैलरी के ट्रांजेक्शन उस डब्बे में डाल दोगे। H&M हर बंदे के नाम से बनाओगे तुम। ठीक है। जितना एक्स का अकाउंट बनाओगे, एक्स के डब्बे में सारे एक्स के ट्रांजेक्शन, वाई के डब्बे में सारे वाई के ट्रांजेक्शन, ए के डब्बे में सारे ए के ट्रांजेक्शन, बी के डब्बे में सारे बी के ट्रांजेक्शन। पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि क्लासिफिकेशन में करते वही हैं। एक बार जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद क्लासिफाइंग करना चालू कर देते हैं, डब्बे बनाते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन को डालते जाते हैं। उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उस डब्बे में आपको मिल जाएंगे। तब पॉइंट ये उठा कि अब मैं 3 महीने बाद गया, ये इस स्टेज के बाद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अब मैं 3 महीने के बाद गया, बोला भैया वो जनवरी में सामान लिए थे उसका कितना हुआ, पेमेंट करने आया हूं। तो भैया को टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। वो तुरंत घुसेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, H&M की बुक ढूंढेंगे, मैं हूं H&M, मेरी बुक ढूंढेंगे, उसमें देखेंगे अरे भाई 3,500 हो गया, 3,500 रुपये हो गया, तुरंत मेरा पैसा सेटल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या थी? ढूंढने की। सॉल्यूशन क्या निकला? क्लासिफिकेशन। दैट्स इट। ओके बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लासिफिकेशन के बाद सारे अकाउंट्स अलग 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 आ गए, परचेज अलग, सेल अलग, सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अब आते समराइजिंग स्टेप में। सबसे मेन स्टेप है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का, सबसे मेन स्टेप आ गया समराइजिंग। क्या होता है समराइजिंग के अंदर? अब मेरे को एक बात बताओ, इतनी अकाउंटिंग की है क्यों हम लोग? अकाउंटेंट को बुलाए, उसको अलग पैसा दे रहे हैं 10-15 हजार रुपए पर मंथ सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का।
प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। वैसे मैं ये बता दूं, जितनी भी चीजें हम लोग सीखेंगे वो लेमैन लैंग्वेज में सीखेंगे, पर सारी चीजें आजकल सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। इवन जस्ट आपको एंट्री पास करनी है, उसके आगे का जितना भी प्रोसीजर है वो सॉफ्टवेयर कर देगा। ये बात तुम लोग को पता होगी, नहीं पता है तो तुम आज जान लो कि अब सारी चीजें क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है, ऑटोमेटेड हो चुकी है। एवरीथिंग इज इन अ वन क्लिक। एक क्लिक करोगे समराइजिंग बाहर आ जाएगा, एक क्लिक करोगे क्लासिफिकेशन बाहर आ जाएगा। बस रिकॉर्डिंग का काम अभी भी खुद करना पड़ता है। वो अभी मे बी फ्यूचर में रिकॉर्डिंग भी अब क्या बोलते हैं वो हो जाए, ऑटोमेटेड हो जाए। लाइक जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ फटाक से एक बार स्कैन के कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन अभी भी बहुत सारी जगह पे हो रहा है ऐसा कि तुम ऐसे स्कैन करोगे फटाक से तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा, वो तुरंत जाके रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश है, क्रेडिट है, डेबिट का, क्रेडिट कार्ड जो भी है। तो वो चीजें हैं, धीरे धीरे चीजें और इन्वॉल्व होंगी। बट पॉइंट ये है, हम लोगों को राइट फ्रॉम द स्क्रैच एवरीथिंग वी नीड टू नो फ्रॉम द स्क्रैच, और हम लोगों को ये सारी चीजें यहीं से पता होनी चाहिए। समराइजिंग के ऊपर बात करते हैं। समराइजिंग मतलब होता है कि ये इतना लंबा प्रोसेस कर क्यों रहे थे, अकाउंटेंट को बुलाए क्यों, 10-15 हजार उसको दिए क्यों, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करवाए क्यों लाखों का, क्यों, क्वेश्चन मार्क। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी जानने की तुमको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? डोंट यू वांटेड टू नो गाइस कि तुमको एक्चुअल में पूरा रायता फैलाने के बाद प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? जानने की इच्छा है कि नहीं है? आज के दिन तुम्हारे बिजनेस में कितने तुम्हारे उधार हैं और कितने तुम्हारी संपत्ति है। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, एसेट्स और लायबिलिटी वी कैन से, बट आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, क्योंकि वो चीज मैं अभी तुमको समझाया नहीं होता क्या है। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, तुम्हारी संपत्ति, तुमको पता है ना, जायदाद बोलते हैं ना जिसको, तुम्हारी बिजनेस की आज के टाइम पे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, और तुम्हारे कितने उधार चल रहे हैं, क्या तुमको जानने की इच्छा नहीं होगी? होगी। क्या तुमको ये जानने की इच्छा नहीं होगी तुम्हारा बिजनेस एक्चुअल में प्रॉफिट कमा के दे रहा है या लॉस पे चल रहे हो अभी भी? बिल्कुल होगी। और क्या तुम ऐसा अरे भाई, बिजनेस अनफोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल एक होता है, आगे पढ़ेंगे। बिजनेस तो चलते जाएगा ना। मैं अपनी दुकान थोड़ी खोला हूं ये सोच के कि मैं कल बंद कर दूंगा। मैं तो सोचा आज मैं अपनी दुकान खोल रहा हूं, कल एक नहीं 100 दुकानें होंगी, स्टारबक्स कॉफी बना दूंगा, इतनी ब्रांच खोलूंगा, इतनी ब्रांच खोलूंगा, इतनी ब्रांच खोलूंगा, किसी ने सोची ना होगी। तो फिर तो पॉइंट मेरा ये है कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मतलब हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम्हारा मन होगा ये जानने का कि तुमको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यार तुम्हारी आज के टाइम पे बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो उस स्टेप को बोलते हैं समराइज करना। तो समराइजेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, जनरली समराइजेशन स्टेप के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं बिजनेस का, और इसको हम लोग रिजल्ट्स बोलते हैं, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, और बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट अभी के लिए तुम टेक्निकल नाम याद कर लो, टू नो द पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, और बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस की आज के टाइम पे पोजीशन जानने के लिए। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आज बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितने उधार चल रहे हैं, अब चाहे उधार इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर है कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग क्या होता है, मैंने एकदम शॉर्ट में बताया वैसे तुम लोग को। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग क्या होता है, इसके बाद हम लोग लिखने का काम तो बाद में हो जाएगा, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फटाफट से बताओ क्या सबको क्लियर है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग क्या होता है? बोलो बच्चों। यस भैया, एवरीथिंग इज क्लियर। सो नाउ आई जस्ट वांटेड टू tell you guys what is the meaning of assets और liabilities। एसेट और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर फिर डिटेल में जाएंगे कि एसेट भी बहुत सारे टाइप की होती है, लाइबिलिटी भी बहुत सारे टाइप की होती है। पर पहले एक बेसिक मीनिंग समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट और व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट से रिलेटेड टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग हियर। तो एसेट का मतलब होता है तुम्हारी प्रॉपर्टी, सिंपल शब्दों में तुम्हारी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी संपत्ति होती है, जो भी जायदाद होती है तुम्हारे बिजनेस के पास, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बट द पॉइंट इज कि एक टेक्निकल भाषा में अगर हम अकाउंटिंग की भाषा बोले तो एसेट इज एवरीथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब
ऐसी चीजें जो आपको 1 साल से ज्यादा पैसे कमा के देंगी। भैया जो 1 साल से कम पैसा कमा के देते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको एक्सपेंस बोलते हैं, उनको खर्चे बोलते हैं। सोचो ना, आप मेरे को एक बात बताओ, आप मूवी देखने गए, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एकदम बेसिक घर वाली बात एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आप मूवी देखने गए, आपने 300-400 की टिकट खरीदी, आप मूवी देखे, आप बाहर आ गए। अब मेरे को एक बात बताओ, वो 3 घंटे की मूवी देखने के बाद अब वो 300-400 रुपए आपको फ्यूचर में कभी मूवी दिखाएगा क्या? फटाफट से बताओ, आप लोग बताओगे क्या वो जो 300-400 रुपए आपने मूवी के लिए दिया था, क्या आपको फ्यूचर में फिर से मूवी दिखाएगा? द आंसर इज अ बिग नो। क्यों दिखाएगा? भाई टिकट खरीदा, मूवी देखा, बाहर आया, खत्म बेटे खत्म, बस। अब कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? नहीं है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। एट द सेम टाइम आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक 32 इंच का टीवी खरीद के ले आए अपने घर में। आपको बहुत शौक है मूवी वूवी देखने का, भाई नेटफ्लिक्स तो भैया सब्सक्रिप्शन ऐसे लेके जाता हूं मैं, ऐसे भैया नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आपको भी चाहिए? बताओ, 100 रुपए में दूंगा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, पॉइंट ये है कि तुम शौकीन आदमी हो मूवी देखने के, नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ये सब। ठीक है, तो तुम क्या किए, तुम बोले क्या दिन भर मोबाइल में देखो, छोटा सा डिस्प्ले, मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। 32 इंच का टीवी खरीद के ले आया, 10,000 का फोन आता है, 10,000 का टीवी आता है, तुम टीवी खरीद के ले आए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुम टीवी खरीद के लेके आए, क्या ये तुमको 1 साल से ज्यादा मूवी निकाल के देगा? मतलब वेब सीरीज और मूवीज। ठीक है, बस मैं बहुत बेढंगा एग्जांपल ले रहा हूं, बट रिलेट करने की कोशिश करना। क्या ये तुमको 1 साल से ज्यादा मूवीज निकाल के देगा? क्या इसका तुमको फ्यूचर एंटरटेनमेंट बेनिफिट है? क्या इसका तुमको फ्यूचर एंटरटेनमेंट बेनिफिट है? जैसे मूवी का एग्जांपल लो, अपनी जो 300-400 वाली मूवी थी, उसका कोई फ्यूचर एंटरटेनमेंट बेनिफिट नहीं था, पर इस टीवी का फ्यूचर एंटरटेनमेंट बेनिफिट बिल्कुल है। तो वैसी एसेट बिजनेस के लिए वो चीजें जो 1 साल से ज्यादा तुमको पैसे कमा के देंगी। मेरा एग्जांपल लो, जैसे करंटली आई एम इन राइटिंग इन एप्पल आईपैड, तो ये एप्पल आईपैड मेरे को क्या मेरे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा पैसे निकाल के देगा? क्या मेरे को हर क्लास में ये यूज हो रहा है एज अ राइटिंग पैड? क्या मैं इसको लिखने के लिए यूज कर पा रहा हूँ? ये पेंसिल का एग्जांपल लो, क्या ये पेंसिल 1 साल से ज्यादा चलेगी और ये 1 साल से ज्यादा मेरे को बिजनेस में पैसे कमा के देगी? बिल्कुल देगी। ये जो लैपटॉप में क्लास चल रही है मेरी, जो लैपटॉप मेरी क्लास चल रही है, क्या ये लैपटॉप मेरे को 1 साल से ज्यादा पैसे कमा के देगी? क्या ये कैमरा जो लगा हुआ है वो मेरे को 1 साल ज्यादा पैसा कमा के देगा? टेल मी गाइस, कम ऑन। यस, तो क्या ये सब मेरे एसेट्स में बोल सकता हूँ? लाइक एग्जांपल लो, ये देखो मेरा लैपटॉप, मेरा आईपैड, मेरी पेंसिल, ठीक है, मेरा कैमरा। ओके, तो ये मेरे एसेट्स में बोल सकता हूँ यस, क्योंकि ये मेरे को 1 साल से ज्यादा मेरे बिजनेस में पैसे कमा के देंगे, तो ये मेरा एसेट है। और व्हाट इज माय लाइबिलिटीज? तो लाइबिलिटीज भी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है एक, और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के बारे में। ठीक है, किस बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों? एक्सटर्नल। अभी मैं लिखने में ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तुम भी ना दो तो बेटर है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में लिखने का कार्यक्रम करेंगे। अभी हम लोग बस मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आज पहली क्लास में, कि चल क्या रहा है मेजरली अकाउंटिंग के अंदर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटीज जो तुम लोगों को बाहरी आदमी को पेमेंट करनी है, मतलब तुमको पैसा उधार बोलते हैं ना, उधार, सिंपल शब्द में बोलूं ना, उधार होता है ना, उधार, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में तुम्हारा आता है कैपिटल। तो जो भी तुम्हारा उधार, जैसे मान लो तुम लोन, जैसे मान लो ये जो मेरा लैपटॉप है, जो मेरा आईपैड है, इस पे ईएमआई चलती है। ईएमआई क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। तुमको पता ही होगा, तुम कभी ना कभी, तुम नहीं लियो तो किसी के तुम देखे ही होगे आसपास, तुम्हारा कोई फ्रेंड या वो हो। गाड़ियां जनरली लोग ईएमआई पे लेते हैं, जैसा भी है। ठीक है, ईएमआई इज बेनिफिशियल, एट अ सेम टाइम कॉस्ट सेविंग होता है। वही सेम पैसा तुम कहीं और इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो उस पर। तो पॉइंट मेरा इतना है, और कभी तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम नहीं दे सकते एक बार में 80,000 रुपए, 50,000 रुपए तुम नहीं दे सकते, क्या करें, असमर्थ होते हैं लोग, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ईएमआई बांध लेते, हर महीने 3-3 हजार रुपए देते रहो, आराम से 2-3 साल, जितने साल वो एसेट को चलाओगे उतने साल तक उसका पैसा कटते रहेगा, पैसा कमाते रहोगे वो अलग उसी एसेट से। तो पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? उधार में। तो मैं क्या किया हूं, मैं लैपटॉप और आईपैड दोनों ईएमआई में खरीद के रखा हूं, इंस्टॉलमेंट में खरीद के रखा हूं। तो क्या जब तक ये पूरा पैसा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मैं उधार में चल रहा हूँ, मेरे को पेमेंट करनी होती है? काइंड ऑफ अ लोन बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ लोन। लोन ही तो लिया हो ना, हर महीने वापस कर रहा हूँ, 50,000 का आईपैड लोन वापस कर रहा हूँ, है ना? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यस। वैसे ही मान लो मैं
किराने वाला हूँ, किराने वाला, तो तुम लोग देखोगे किराने का पूरा काम क्रेडिट में चलता है। पूरा जितना खरीदी का काम होता है ना किराने का, पूरा क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब होता है उधार। देखो, एक मिनट रुक जाओ, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं। दो तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूं, लायबिलिटी में वापस जाएंगे अभी हम लोग। दो तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। इट मे बी अ कैश ट्रांजेक्शन और मे बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दो तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है पता है? ये मान लो ये स्टेपलर है, मैं गया स्टेशनरी वाले के पास, मैं बोला भैया स्टेपलर दे दो, वो मेरे को स्टेपलर दिया, मैं उसको पैसे दे दिया फुटक, ठीक है। मैं मान लो वर्चुअली पेमेंट किया, वर्चुअली, ठीक है, ऐसे वर्चुअली पेमेंट होता है ना आजकल, वैसे पेमेंट कर दिया, एज्यूम कर लो तुम लोग। तो ये मैं इधर से एक हाथ से लिया स्टेपलर, एक हाथ से दे दिया पैसा। एक हाथ से ले, एक हाथ से दे, एक हाथ से ले, एक हाथ से दे। बचपन में करते थे ना, तू अपनी पेन मेरे को दे, मैं अपनी पेन तेरे को दूंगा, एक हाथ से दे, एक हाथ से ले। डर लगता था मेरी पेन लेके भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही चल रहा है यहाँ पर कि कैश ट्रांजेक्शन एक हाथ से दे, इन्वॉल्व कैश पेमेंट। इट एक्चुअली इन्वॉल्व कैश पेमेंट। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है पता है? स्टेपलर लेके आया, मैं बोला भैया पैसे मम्मी देगी आके बाद में, मंथ एंड में मम्मी आके आपको पैसे देगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर महीने मेरे को पेन लेना होता है, मैं जाके पेन ले आता हूँ एक पैकेट। मेरे को स्टेपलर लेना होता है, मैं स्टेपलर ले आता हूँ। मेरे को A4 साइज पेजेस लेने होते हैं, मैं पेजेस ले आता हूँ। मेरे को कॉपी जरूरत होती है, मैं कॉपी ले आता हूँ। मैं ले आता हूँ और मैं भैया को हमेशा बोलता हूँ भैया लिख लेना। तुम लोग ये जनरल डायलॉग सुने होगे कहीं ना कहीं, तो तुम लोग खुद भी किए होगे या तो सुने होगे। हम लोग किराने वाले भैया के पास जाते हैं, 2 पैकेट मैगी ले आते हैं, मम्मी घर में नहीं होती तो हम लोग बोलते हैं भैया लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारा अकाउंट खुला है, क्लासिफिकेशन, उनके पास HM का अकाउंट खुला है। तो हम लोग ऐसे ही बोल के आते हैं भैया लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। मंथ एंड में मम्मी जाती है, पूछती है भैया कितना हो गया हिसाब किताब बच्चे का स्टेशनरी का, तो भैया बताते हैं मैडम 600 रुपए हो गया, तो मम्मी 600 रुपए पेमेंट करके आ जाती है। बट पॉइंट ये है कि जब ट्रांजेक्शन हुआ, जब मेरे को उन्होंने स्टेपलर बेचा और जब उनको पेमेंट मिली, उस टाइम पे टाइम गैप था। मान लो मैं 3 तारीख को स्टेपलर खरीदा, उनको 30 तारीख को पेमेंट मिल रही है। तो उन्होंने मेरे को उधारी में दिया क्या स्टेपलर? उधार में, यस। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्या इन्वॉल्व है? फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है। क्या है बच्चों? फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है। तो जब भी मैं आज के बाद तुम लोग को बोलूंगा कैश ट्रांजेक्शन, बोल देना भैया समझ जाना, भैया बोल रहे हैं एक हाथ से दे, एक हाथ से ले हुआ है। और जब बोलूंगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, समझ जाना भैया बोल रहे हैं कॉपी वाला एग्जांपल, भैया कॉपी में लिख लेना, मम्मी देगी आके बाद में पैसा, ठीक है। तो ये होता है कैश और क्रेडिट का मतलब। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं कि एक तो मैं तुम लोग को बताया लोन भी हो सकती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी लोगों के साथ जितना भी उधार चल रहा है तुम्हारा, बाहरी लोग, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ तुम्हारा जितना भी उधार उधार लोन वोन सब चल रहा है, सब एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो यहां पर मैं कोई चीज उधार में परचेस करके लाया, तो मेरे को उनको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, अभी उधार में लेके आया हूं तो वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, वो भी क्या हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। तो ओवरऑल मुद्दा ये है कि लायबिलिटी जो होती है वो हमारी उधार होती है। तो सिंपल शब्दों में बर्डन होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल बर्डन होती है कि हमको भाई सिर दर्द है। मेरे को एक बात बताओ, लोन लियो, सिर, अपने मम्मी पापा के मुंह से सुने ही होगे, लोन लेना सिर दर्द है, लोन लेने का क्या फायदा। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल दूंगा क्लास खत्म होते तक। लोन लेना सिर दर्द नहीं है अगर दिमाग से लोन लो। तुम लोग को पता है इतने बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स होते हैं, हाँ बहुत सारे लोन फ्री हो गए, डेट फ्री हो गए, पर बहुत सारे डेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है कि वो लोन को रीपे कर सकते हैं और वो लोन लेके उसको सही जगह पे यूज करते हैं। तो लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, पर उसके लिए दिमाग चाहिए, लोन लेने का तरीका होना चाहिए। अगर तुम एक टिपिकल गाय हो जो अपनी लग्जरी को फुलफिल करने के लिए लोन ले रहा है, तुम बिल्कुल रैशनल नहीं हो। पर अगर तुम एक होशियार बिजनेसमैन हो, तुमको पता है लोन कब लेना है, किस इंटरेस्ट पे लेना है, कहां यूटिलाइज करना है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोन से कहीं ज्यादा होगा। और लोन को तो ऐसे फुर्र फुर्र रीपे कर दूंगा। अगर तुम सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तब तुम लोन ले रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। इसलिए तो तुम लोग को क्या लगता है, अगर लोन लेना इतना डेडली होता तो लोन तो मार्केट में चलता ही नहीं। फिर क्यों चल रहा है लोन? बैंक क्रेडिट क्रिएशन यूज करती है लोन दे दे के, और पैसे पैसे छाप रही है बैंक। तो बैंक लोन दे क्यों रही है लोगों को? इसका मतलब लोग लोन ले रहे हैं।
और सारे लोग मूर्ख तो नहीं है कि लोन ले रहे होंगे, उनके पास कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी, कुछ तो दिमाग चल रहा होगा लोन लेने के लिए। पॉइंट वही बोलना चाह रहा हूं तुम लोगों को, लोन लेने का भी तरीका होता है, उसके लिए अपने को दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो क्या आपको यहाँ पर एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मीनिंग क्लियर है? फटाफट से बताओ, एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, क्या आपको इसका मीनिंग क्लियर है? यस भैया। तो अब इंटरनल लायबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, कैपिटल क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? तो एक एक लाइन में अगर बोलना चाहूं तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तुम्हारे पास 10 लाख रुपए था, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए था, तुम किराने की दुकान खोल लिए, तो जो 10 लाख रुपए तुमने अपनी दुकान में लगाए, इसी को कैपिटल बोलते हैं। जो 10 लाख रुपए तुमने दुकान में लगाए ना, अपनी दुकान को स्टार्ट करने के लिए, मान लो 6 लाख की दुकान आ गई, 2 लाख का फर्नीचर आ गया, 2 लाख का स्टॉक रख लिए तुम अपने दुकान में, तो ये जो 10 लाख रुपए तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अभी कैपिटल तुम दो जगह से ला सकते हो, या तो तुम अपने जेब से लगा लो, तो इसको प्रॉपर कैपिटल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर तुम अपने जेब से नहीं लगा रहे हो, तुम लोन लेके आ रहे हो, लोन लेके, तो इसको अपन बोलते हैं बोरोड फंड। क्या बोलते हैं? बोरोड फंड। तुम बोरो करके ला रहे हो, बोरो करना मतलब वही होता है कि भाई लोन लेके आना, तो तुम बोरो करके ला रहे हो। तो सिंपल शब्दों में मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, दैट्स इट। मतलब जो तुम बिजनेस में पैसा लगा रहे हो उसको कैपिटल बोलते हैं। और भैया क्या ये कैपिटल सिर्फ कैश में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम नई दुकान खोले, अपने घर का फर्नीचर, मान लो मैं किराना खोला, ये टेबल मेरा, मैं ये बंद कर दिया पढ़ाना, मैं किराने की दुकान खोली, मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगा किराने की दुकान, तो मैं क्या किया, ये टेबल उठा के मैं अपनी दुकान में लगा दिया, काउंटर में, दुकान दुकान में लगा दिया। तो ये फर्नीचर की वैल्यू मान लो 10,000 है, तो ये 10,000 भी कैपिटल है। बस फर्क इतना है, कैपिटल इधर मैं कैश में भी लगा सकता हूं और मैं काइंड में भी लगा सकता हूं। काइंड मतलब वही फर्नीचर, मेरे पास कोई मशीनरी पड़ी हुई थी वो लगा लिया, कोई फैन पड़ा हुआ था वो लगा लिया, ठीक है। और कुछ भी मेरे पास पहले से एसेट पड़ा हुआ था, मेरे पास कोई भी एक एसेट था, उसको मैं अपनी दुकान में ले गया, तो वो भी कैपिटल हो गया। तो मैं कैश में भी लगा सकता हूँ कैपिटल को, काइंड में भी लगा सकता हूँ। कैपिटल क्या होता है? जो मैं बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ वो होता है मेरा क्या, कैपिटल। तो अगर अब तुम समझोगे, अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इस साइड सारे एसेट्स होते हैं, एसेट का मीनिंग अब तुमको पता है। इस साइड लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज का मीनिंग तुमको पता है। लाइबिलिटीज के अंदर दो लाइबिलिटीज होती है, एक होता है कैपिटल और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, लाइक लोन, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मीनिंग होल्ड पे है ना अभी, क्रेडिटर का मीनिंग अभी तुम लोग को पता नहीं होगा, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है भी होल्ड पे, मैं बताया नहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत इजी सा मीनिंग है, मैं आगे बता दूंगा। चलो, तो ये बैलेंस शीट तुमको दिख रही है। अब एसेट में तुम्हारे पास मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ये सब 1 साल से ऊपर रहता है। तुम्हारे पास स्टॉक हो सकता है जो तुमको बेचना है, बुक कॉपी पेन पेंसिल का स्टॉक हो सकता है तुमको बेचना है। तुम्हारे पास कैश पड़ा हो सकता है, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में पैसा हो सकता है, ठीक है। और क्या? और तुम्हारे पास बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग, ठीक है, जिसपे तुम ये बिजनेस कर रहे हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो पॉइंट ये है, बैलेंस शीट को तुम ध्यान से देखो, बैलेंस शीट का दोनों साइड हमेशा इक्वल आता है। मतलब जितना तुम्हारे पास लायबिलिटी है उतनी ही तुम्हारे पास एसेट होती है, ये थंब रूल है। क्या है थंब रूल? सिंपल, कि जितनी तुम्हारे पास लायबिलिटी है उतनी ही एसेट तुम्हारे पास होती है। तो पॉइंट ये है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? गाइस टेल मी, दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट मे बी अ कैपिटल जो आप अपने जेब से लगा रहे हो, इट मे बी लोन कि आप कहीं से लोन ले रहे हो, है ना, या और कोई भी लाइबिलिटी। तो ये क्या आपके पास सोर्सेज है इन्वेस्टमेंट की, जो आपने इन्वेस्टमेंट करना है, क्या ये आपकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है? और वी कैन से दिस इज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब पैसा कहां से आएगा बिजनेस चलाने के लिए? सिंपल शब्दों में, कहां से लाऊं पैसा बिजनेस चलाने के लिए? तो क्या मैं अपनी जेब से डाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं लोन ले सकता हूं? हाँ। क्या मैं उधारी में सामान ले सकता हूं बिजनेस चलाने के लिए? बिल्कुल ले सकता हूं। तो क्या ये मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है?
क्या ये मेरे बिजनेस को फाइनेंस करने के सोर्स है? हाँ। और इन्हीं का यूज करके क्या मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है? ये सब क्या है? ये पूरा क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये पूरे क्या है? मेरे इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस थे और इनका यूज करके मैंने अपने बिजनेस में ये सारे एसेट्स को परचेज किया। यहां यहां मैंने इन्वेस्टमेंट की। मैं बिल्डिंग खरीदा, मैंने उसमें मशीन डाला, मैं फर्नीचर लगाया, फिर मैं स्टॉक खरीद के लाया, अब मैं इसको बेचने का काम करता हूं और मेरे पास कुछ लिक्विड कैश भी पड़ा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि बैलेंस शीट के इस साइड जो आपको आइटम दिख रहे हैं ये आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। फाइनेंस का सोर्स कहां कहां से है। और बैलेंस शीट के इस साइड जो आपको आइटम दिख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर आपने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है, जहां आपने एक्चुअल में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो क्या आपको बैलेंस शीट क्या होती है? और ये बैलेंस शीट आपके इस साल के अंत में बनती है, फाइनेंशियल ईयर में। अब कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग चीज होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च इसको आपका फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये आपका कैलेंडर ईयर होता है। हम लोग की अकाउंटिंग जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। हम लोग की जो अकाउंटिंग होती है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है, 31, ये हम लोगों का साल है। 1 अप्रैल को हमारा न्यू ईयर रहता है, हम न्यू ईयर 1 अप्रैल को मनाएंगे बच्चों। 1 जनवरी नो, 1 अप्रैल यो, ठीक है। तो नो और यो में डिफरेंस आपको पता है। तो 1 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? अपना न्यू ईयर मनाते हैं। 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो जाता है, और जिस दिन हमारा साल खत्म होता है हम लोग दो चीजें बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और पीएनएल अकाउंट हम लोग को प्रॉफिट या लॉस बता देगा, बैलेंस शीट हम लोगों को उस दिन हमारी औकात बताएगा। एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो बैलेंस शीट उस दिन हमको हमारी औकात बताएगा कि मेरे पास कितने लायबिलिटी हैं, कितने उधार मेरे चल रहे हैं, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, और मेरे पास कितने एसेट्स हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म में, कितने एसेट्स मेरे पास है, ठीक है। तो होप्स आपको इतनी चीजें अभी के लिए फिलहाल क्लियर होगी। ट्रांजेक्शन के टाइप्स आपको क्लियर होंगे, इट मे बी अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है बच्चों। लिखना इनमें से कुछ भी नहीं है, ये सब चीज आपको यहाँ फीड करना है। यहाँ लिखाई कार्यक्रम आपको पूरा नोट्स में मिल जाएगा। आपको नोट्स बेटा इसीलिए दिए जाएंगे, पहले आपको यहां भरना है सारी चीजों को, फिर उसको धीरे से प्रोसेस करके परमानेंट मेमोरी में लेके जाना है। धीरे से प्रोसेस करो और परमानेंट मेमोरी में लेके जाओ, और परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर दो, ठीक है बच्चों। यस, ओके। फाइनेंशियली आपको दो चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली वो दो चीजें यूज होंगी, तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर फिलहाल के लिए अभी। डेटर और क्रेडिटर, डेटर वो पर्सन होता है जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो डेटर कौन सा पर्सन होता है? जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं भी तो बिजनेसमैन हूं, मैंने क्रेडिट सेल किया। क्रेडिट सेल मतलब भैया उधारी सेल। तो मैंने क्रेडिट सेल किया तो एक पर्सन मेरे से उधार में सामान लेके चला गया, तो वो मेरे को बाद में पैसा देगा कि नहीं देगा? बाद में पैसा वो मेरे को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसी को बोलते हैं जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, जिसको मैं क्रेडिट सेल किया हूं। मैं क्रेडिट सेल किया हूं, और जिससे मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरा कौन है? डेटर है। जिसको मैं पैसे दूंगा वो मेरा क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि मैं इससे क्रेडिट परचेस किया हूं, क्रेडिट परचेस किया हूं। तो इससे मैंने क्रेडिट में परचेस किया, आई बॉट समथिंग इन क्रेडिट फ्रॉम दिस पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पे हिम इन फ्यूचर। तो दैट्स व्हाई जिसको मैं पैसे दूंगा वो क्रेडिटर है मेरा, और जिससे मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरा डेटर है, बिकॉज आई सोल्ड हिम समथिंग, है ना, फॉर क्रेडिट ऑन अ क्रेडिट बेसिस। सो दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू पे मी, है ना, इन सम फ्यूचर डेट, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन एज अ डेटर ऑन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो मैं इसको डेटर लिखूंगा एज अ डेटर, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, और मैं इसको एज अ क्रेडिटर लिखूंगा क्योंकि इसको मैं पैसे देने वाला हूं, ठीक है। तो क्या आपको डेटर और क्रेडिटर का मीनिंग क्लियर है? हु इज द डेटर? पैसे देगा मेरे को। हु इज द क्रेडिटर? जिसको मैं पैसे दूंगा।
ठीक है। तो जैसे मान लो ये मैं हूं, HM, ये मैं हूं, मैं इससे परचेस किया, X से, और मैंने Y को क्रेडिट सेल किया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर X जो है वो है मेरा क्रेडिटर, और Y जो है वो है मेरा डेटर। क्लियर हो गई आपको बात? ये मैं हूं और ये मेरी बैलेंस शीट है। तो मेरी बैलेंस शीट में ये पर्सन X, इससे मैं क्रेडिट परचेस किया हूं, तो मेरी बैलेंस शीट में क्रेडिटर के नाम से दिखेगा। और ये पर्सन Y, इसको मैंने क्रेडिट सेल किया है, तो ये मेरे बैलेंस शीट में डेटर के नाम से दिखेगा। क्या आपको क्लियर है हु इज अ डेटर और हु इज अ क्रेडिटर एट द सेम टाइम? इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया। तो इतनी बेसिक चीजें आप लोग को रिवाइज करने आनी है। बेसिक्स में अपने हिसाब से ही लेके चलूंगा, तुम लोग को ऐसा लगेगा अरे भैया अब बुक के सीक्वेंस पे चलो। बुक का सीक्वेंस हम फॉलो ही नहीं करते भाई, बुक के सीक्वेंस के तो हम बिल्कुल अगेंस्ट पे जाते हैं। तो हम बुक के सीक्वेंस पे नहीं जाएंगे, बेसिक्स में अपने हिसाब से लेके चलूंगा। जो चीजें मेरे को लगेगी तुम लोग के फाउंडेशन के एक एक ब्रिक जहां जहां पर रखनी है, मैं वहां वहां पर रखूंगा। पॉइंट सिर्फ इतना ही था मेरा। ठीक है, तो बाकी जितनी चीजें हुई है सब रिवाइज करके आना। तुम टारगेट बस यही है, अकाउंट्स को अपने खून में दौड़ाना है। तो आज का जो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, और तुम लोगों को ये सब चीजों के प्रॉपर नोट्स में दे दूंगा, बट एक बार मैं तुम लोग को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दूं, फिर नोट्स तो तुम लोग को मिल ही जाएंगे। नोट से तुम लोग रिवाइज कर सकते हो बाद में। ठीक है बच्चों, चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।